मौर्योत्तर काल मौर्य साम्राज्य के पतन और राजनीतिक विखंडन का दौर था, विशेष रूप से उत्तरी भारत और दक्कन में। इससे कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ और विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। इस काल में प्रमाणित आक्रमणी पक्यालावी थे, शुंग, कण्व और सातवाहन थे। साथ ही इंडो ग्रीक, शक और कुषाण भी थे। इस काल में व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई, गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ और महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। मौर्यों के पतन के बाद मध्य एशिया और ग्रीस से कई समूहों ने भारत में प्रवेश किया। मौर्यों जैसे किसी विशाल साम्राज्य के न होने और बाद में भारत में आए आक्रमणकारियों के कारण यह एक अंधकार युग था। भारत को इंडो ग्रीक लोगों ने चित्र वाले सिक्के दिए थे। राजा मेनेंदर प्रथम मिलिंदा नागसेना के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मूल रूप से चीन से आए कुषाणों ने रेशम मार्ग को भारत से जोड़ा। रोम से आए स्वर्ण खनन के कारण यह भारतीय व्यापार का स्वर्ण युग था। भारत प्राचीन विश्व का विनिर्माण केंद्र था। शुंग राजवंश। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति और अंतिम मौर्य शासक थे। उन्होंने बृहद्रथ का वध करके शुंग वंश की स्थापना की। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मौर्यों द्वारा बौद्ध धर्म को दिए गए अत्यधिक संरक्षण के प्रति ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। उनके बाद अग्निमित्र शासक बने, जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम के नायक है। शुंगों ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया और उनके राज्य में पाटलिपुत्र, मगध, अयोध्या और विदिशा, पूर्वी मालवा शामिल थे और संभवतः शकला पंजाब तक भी पहुंचे थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। शुंग वंश का धर्म। शुंग वंश ने ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध अनुयायियों पर अत्याचार किया और स्तूपों को नष्ट किया। हालांकि ये बातें प्रमाणित नहीं हैं। कहा जाता है कि अग्निमित्र ने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भरहत और सांची में स्थित बौद्ध स्तूपों का जीर्णोद्धार किया गया। इसके अलावा जातक कथाओं से संबंधित मूर्तियां भी उसी काल में मौजूद थी। समाज। हिंदू धर्म के उदय का व्यापक प्रभाव पड़ा। शुंगों ने ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के साथ जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यह बात मनु की रचना मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें वे ब्राह्मणों को 4 प्रकार के समाज में उनकी स्थिति के बारे में आश्वस्त करते हैं। फिर भी शुंग युग का सबसे महत्वपूर्ण विकास विभिन्न समायोजनों और अनुकूलनों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित जातियों का उदय हुआ और विदेशियन का भारतीय समाज में आत्मसात्करण हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद ने धीरे धीरे स्वयं को हिंदू धर्म के पक्ष में परिवर्तित कर लिया। साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत ने धीरे धीरे प्रभुत्व प्राप्त किया और दरबारी भाषा बन गई। पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग का संरक्षण प्राप्त था और वे संस्कृत के दूसरे महान व्याकरणविद थे। पतंजलि ने संस्कृत कवि वराउची का उल्लेख किया है, जिन्होंने काव्य शैली में रचना की थी, जिसे बाद में कालिदास ने परिपूर्ण बनाया। इस युग की कुछ बौद्ध रचनाएं संस्कृत में लिखी गईं। विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्र और महाभाष्य इसी काल में रचे गए थे। कण्व राजवंश। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करने के बाद वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश ऋषि कण्व से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है और अपने संक्षिप्त शासनकाल के लिए जाना जाता है, जिसके केवल 4 शासकों का ही दस्तावेजीकरण किया गया है। कण्व वंश का प्रशासन। कण्वों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा और अपने पूर्वजों की प्रशासनिक प्रथाओं को जारी रखा। उनके शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य खंडित था। पंजाब यूनानियों के नियंत्रण में था और गंगा क्षेत्र विभिन्न स्थानीय शासकों के बीच विभाजित था। इस राजवंश की प्रशासनिक संरचना
शुंगों के समान थी, जिससे शासन में स्थिरता बनी रहती थी। धर्म। कण्व शासक ब्राह्मण थे और हिंदू धर्म का पालन करते थे, जो ब्राह्मणवादी परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का समर्थन किया और अपने पूर्वजों की धार्मिक नीतियों को जारी रखा। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को संभवतः संरक्षण प्राप्त होता था, हालांकि विस्तृत अभिलेख दुर्लभ है। कण्व वंश का समाज कण्वों के शासनकाल में न्यूनतम परिवर्तन हुआ और सामाजिक संरचना यथावत बनी रही। काम समुदायों ने महत्वपूर्ण सुधारों के बिना मौजूदा सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को बनाए रखा। इस काल में सामाजिक पदानुक्रम में निरंतरता बनी रही और समाज पर ब्राह्मणवादी प्रभाव कायम रहा। अर्थव्यवस्था। कण्व वंश के 45 वर्षों के शासनकाल में लगातार संघर्ष होते रहे, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित हुई। निरंतर युद्ध के कारण व्यापार और कृषि बाधित हुई, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। उस काल के सिक्के, जिन पर भूमि मित्र का नाम अंकित है, आर्थिक गतिविधि और व्यापार के कुछ स्तर का संकेत देते हैं। कण्व वंश का महत्व। कण्व वंश ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शुंग युग के अंत और उसके बाद के कुषाण काल के संक्रमण को चिह्नित किया। भूमि मित्र नाम वाले सिक्के उस समय के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इस राजवंश का संक्षिप्त शासनकाल प्राचीन भारत में बदलती सत्ता की गतिशीलता को रेखांकित करता है और भविष्य के क्षेत्रीय घटनाक्रमों के लिए आधार तैयार करता है। कलिंग का महामेघवाहन या चैदी राजवंश। कलिंग दक्षिणी उड़ीसा में महामेघवाहन चैदियों ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में एक राज्य की स्थापना की। यह उपाधि शासकों की शक्ति को दर्शाती है। महामेघवाहन उपाधि का अर्थ है महान बादल का स्वामी, जो बादलों को अपने वाहन के रूप में उपयोग करता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि राजा इंद्र के समान शक्तिशाली थे। खारवेल कलिंग का महामेघवाहन वंश के तीसरे और सबसे महान सम्राट थे। खारवेल के शासनकाल के दौरान कलिंग के चैदी वंश का उत्थान हुआ और उन्होंने कलिंग की खोई हुई शक्ति और गौरव को पुनर्स्थापित किया, जो अशोक के साथ विनाशकारी युद्ध के बाद से दब गया था। खारवेल कलिंग की सेना को पुनः स्थापित कर सकता था। 10 वर्षों के भीतर वह कई शानदार विजय प्राप्त कर सकता था, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण में सुदूरतम भाग तक उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता। खारवेला के नेतृत्व में कलिंग राज्य की समुद्री क्षेत्र में जबरदस्त पहुंच थी और व्यापार मार्ग इसे तत्कालीन श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, बाली, सुमात्रा और जबद्वीप से जोड़ते थे। कलिंग के चैदी राजवंश का प्रशासन महामेघवाहन वंश के अधीन उड़ीसा में एक नियमित राजतंत्र का शासन प्रणाली के नए क्षेत्रों में विस्तार का प्रतीक है। यह विकास पिछली राजनीतिक संरचनाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और क्षेत्रीय राजनीति की जटिलता को बढ़ाता है, खासकर क्योंकि इसने मगध शासकों के लिए चुनौतियां पेश की। खारवेला का प्रशासन अपनी सैन्य और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है, जिसने कलिंग को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूत करने में योगदान दिया। धर्म। खारवेला जैन धर्म के एक उल्लेखनीय संरक्षक थे, जो जैन भिक्षुओं का सक्रिय रूप से समर्थन करते थे और जैन मंदिरों और स्मारकों के निर्माण में योगदान देते थे। हालांकि उनका प्रशासन समावेशी था और अन्य धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता था, जो धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की नीति को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण ने उनके राज्य के विविध धार्मिक परिवेश में सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। समाज। खारवेला के शासनकाल में बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई,
जिसमें नंदा राजा द्वारा निर्मित एक सिंचाई नहर का विस्तार भी शामिल है, जिसने कृषि और स्थानीय समृद्धि पर गहरा प्रभाव डाला। सार्वजनिक निर्माण कार्यों और सामाजिक परियोजनाओं सहित अपनी प्रजा के कल्याण पर उनके द्वारा किए गए पर्याप्त व्यय से जीवन स्थितियों में सुधार लाने और समुदाय का समर्थन करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। इस उदार शासन ने उनके राज्य की स्थिरता और विकास में योगदान दिया। अर्थव्यवस्था। मौर्य शासन के दौरान कलिंग काफी हद तक पूर्व राज्यीय अवस्था में था, जिसकी विशेषता प्रारंभिक आर्थिक संरचनाएं थीं। खारवेला के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य ने सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में प्रगति सहित महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा। इस अवधि में खारवेला की पहलों और सार्वजनिक कार्यों में किए गए प्रयासों ने आर्थिक और सामाजिक जीवन को संतुलित विकास की ओर बढ़ाया। गए निवेशों के कारण व्यापार और कृषि सहित आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। कलिंग के चेदी राजवंश का महत्व। खारवेल ने उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराया था। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित हाथी गुफा शिलालेख में खारवेला की सैन्य विजयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस शिलालेख में कालक्रमानुसार ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। यह उस गौरवशाली काल के दौरान की राजनीतिक घटनाओं और कलिंग की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। इसे काव्य शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो पाली के बहुत समान है। हाथी गुम्फा शिलालेख एक राजा, एक विजेता, संस्कृति के संरक्षक और जैन धर्म के एक समर्थक के रूप में खारवेल के इतिहास की तरह है। इन विवरणों की पुष्टि समकालीन समय से संबंधित अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी होती है। सातवाहन वंश, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी ईसवी के आरंभिक वर्ष। सातवाहन, जिन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक थे, जिन्होंने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी ईसवी तक शासन किया। उनका साम्राज्य दक्कन क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और पॉलिटिकल अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे व्यापार, कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले व्यापक व्यापार मार्गों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इस राजवंश को बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को एक साथ बढ़ावा देने का श्रेय भी दिया जाता है, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को दर्शाता है।